हाँ जी, हमने कौन सी स्ट्रैटेजीज कर ली? ठीक है, प्रोडक्शन में क्या क्या था? पहले तो 3 कंपोनेंट्स थे प्रोडक्शन में, ठीक है। क्या क्या थे? ऑपरेशन देन लॉजिस्टिक्स। प्रोडक्शन में क्या था? प्रोडक्शन सिस्टम में रिलेटेड टू, पहले तो इट इज रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। और क्या क्या चीजें थी? कैपेसिटी देखते हैं, लोकेशन देखते हैं, लेआउट देखते हैं, प्रोडक्ट का डिजाइन देखते हैं, डिग्री ऑफ ऑटोमेशन कितनी है, वर्टिकल इंटीग्रेशन कितनी है, ये चीजें हम प्रोडक्शन में देखते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशंस में क्वालिटी देखनी है और मटेरियल प्लानिंग देखनी है, कॉस्ट एंड कंट्रोल, डे टू डे ऑपरेशंस, मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। लॉजिस्टिक्स में ट्रांसपोर्टेशन मींस right material, availability of right material at right place, right quality, right time, right cost, ठीक है। उसके बाद what are the decisions taken in logistics? पहले फर्स्ट इज सोर्स ऑफ, पहले तो रॉ मटेरियल कहाँ पे है, फिर हाउ मेनी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन, फिर व्हाट प्रोडक्ट्स आर एट मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फिर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फिर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट क्या है, इसके बाद लास्ट में परचेज और टू हायर, ठीक है। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट में क्या करा था हमने? व्हाट इज मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट? प्रोडक्ट, हर चीज के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? अलग इक्विपमेंट चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद में कौन सी करी थी? R&D व्हाट इज R&D? रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट और इम्प्रूविंग ओल्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। और साथ में ट्रांसफरिंग कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी, एडजस्टिंग टू लोकल रॉ मटेरियल्स, ठीक, अडेप्टिंग टू लोकल मार्केट्स, ठीक है। फिर क्या क्या डिसीजन है इसमें? बेसिक और अप्लाइड, पहला क्या है? पहले हाँ, प्रोडक्ट इंप्रूव करना है या फिर प्रोसेस इंप्रूव करनी है, फिर बेसिक से या फिर अप्लाइड से, फिर लीडर बनना है या फॉलोअर बनना है, खर्चा कितना करना है, ठीक है, लो हाई और एवरेज, और आउटसोर्स करना है या इन हाउस करना है, प्राइवेट या फिर रिसर्च, यूनिवर्सिटी और प्राइवेट हो गया, ठीक है। अब आउटसोर्सिंग में क्या था? आउटसोर्स कब कब करते हैं? 4 पॉइंट से, आउटसोर्स करना है या फिर इन हाउस करना है। फर्स्ट पॉइंट क्या था? टेक्नोलॉजी, कर सकते हैं फॉर्म के अंदर। एक जना बोलो बार बार, ठीक है। अच्छा चलो, फर्स्ट पॉइंट उन्होंने बता दिया, सेकंड आप बताओ उसका। जिसमें टेक्नोलॉजी तो फास्ट है पर मार्केट इतनी ज्यादा वो नहीं है, मार्केट ग्रोथ कम है, मैं तो तब भी हम आउटसोर्स करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इतनी जल्दी हम टेक्नोलॉजी में नहीं कर, ठीक है। थर्ड पॉइंट बताओ, हाँ जी वंश। अगर टेक्नोलॉजी स्लो है और मार्केट फास्ट है, ठीक है, तो उसमें हम टाइम नहीं होगी कि हम R&D में इन्वेस्ट करें, तो हमें टाइम कहाँ यूटिलाइज करना है? प्रोडक्शन में यूटिलाइज करना है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट नेहा, दोनों फास्ट हैं तो हम आउटसोर्स करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है बार बार, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या अप्रोचेज हैं? 3 अप्रोचेज टू R&D। एज अ लीडर, सक्सेसफुल इमिटेटर, एंड लास्ट इज लो कॉस्ट प्रोड्यूसर। लीडरशिप में स्ट्रेटजी में क्या प्रॉब्लम है? हाई रिस्की है, प्लस पर ग्लैमरस है, ठीक है। और इनोवेटिव इमिटेटर में रिस्क कम है और कॉस्ट भी कम है। और लो कॉस्ट प्रोड्यूसर में हम क्या कहाँ पे फोकस करते हैं? मास प्रोडक्शन में फोकस करते हैं, हाँ। और R&D में खर्चा क्या करते हैं? कम कर देते हैं, ठीक है जी। चलो, फाइनेंस में डिसीजन बताओ क्या थे? हाउ टू रेज द फंड्स, लॉन्ग टर्म इक्विटी, शॉर्ट टर्म डेट, ठीक है। सेकंड पॉइंट बाय और लीज, ठीक है। और
अमाउंट ऑफ कैश टू बी केप्ट इन हैंड। डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है, फिर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना देना है, क्रेडिट पॉलिसी क्या है, ठीक है। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेटजी, सोर्सेज ऑफ फंड्स, ठीक है। सेकेंड, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देन यूसेज ऑफ फंड्स, एंड लास्ट इज इवैल्यूएशन ऑफ वर्थ ऑफ बिजनेस, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट से। हाँ जी, देखो हमने लॉजिस्टिक्स पढ़ा, आज हम देखेंगे लॉजिस्टिक्स भी सप्लाई चेन का ही पार्ट है, बट सप्लाई चेन थोड़ा सा ज्यादा वास्ट सिस्टम है। सप्लाई चेन में आता क्या क्या है, सप्लाई चेन स्टार्ट होती है हमारी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से, प्रोडक्शन से लेके डिलीवरी टू द फाइनल कस्टमर से, ठीक है जी। चलो देखते हैं, पहले हम देखेंगे सप्लाई चेन है क्या चीज। Supply chain refers to the linkages between suppliers, manufacturers and customers। हमने तीनों को लिंक कर देना है। क्या क्या एक्टिविटीज आएंगी देखो, इसमें आएंगी सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, देन उनको कन्वर्ट करना मींस प्रोडक्शन, और उसके बाद लॉजिस्टिक्स आएगा इसमें। हाँ जी, अब आओ ऊपर। अब मैनेजमेंट में क्या होएगा, सप्लाई चेन समझ आया क्या है, ठीक है। अब इन्हीं चेन को क्या करना है, हमने मैनेज करना है, उसको हम क्या बोलेंगे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जैसे आपने सुना होगा अमेजोन किसके बेस पे सक्सेसफुल है, फास्ट डिलीवरीज और कस्टमर से लिंक है उन्होंने बनाया हुआ। मेन अमेजोन सक्सेसफुल है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की वजह से। इसमें आप एग्जांपल नोट करो, अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट depends on highly efficient supply chain management। ठीक है जी। अब उनका सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है, इसी की वजह से वो सक्सेसफुल है, ठीक है। अब उनमें क्या क्या एक्टिविटीज हम देखते हैं। सपोज आप अमेजोन पे आपने आज ऑर्डर कर दिया, आपको जब तक प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक का पूरा रिकॉर्ड आता है आपके पास, प्रोडक्ट कहाँ पे पहुंच गया, शिपमेंट कहाँ होगी, अब कौन सी सिटी में है, कितनी बजे आपका कार्गो पहुंचा, ठीक है। सारी आप कस्टमर के साथ क्या रहती है, इंटरेक्शन रहती है। अब आपके पास प्रोडक्ट आ गया, फिर आपके पास क्या है, रिटर्न पॉलिसी भी है, कस्टमर सर्विस भी पूरी रहती है। तो ये सब किस में आती है चीजें, मेरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट है। चलो चलो मुस्कान रीड कर दो। Supply chain management is defined as the process of planning, implementing and controlling the supply chain operations. हाँ जी, तो जो हमने यहाँ पे सप्लाई चेन ऑपरेशंस पढ़े हैं, इन्हीं की मैनेजमेंट को हम क्या बोलते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। हाँ जी, उसके नेक्स्ट में लिखा हुआ है इट इज अ क्रॉस फंक्शनल अप्रोच। क्रॉस फंक्शनल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक फंक्शन नहीं है, बहुत सारे फंक्शन है। कौन कौन सी, प्रोडक्शन भी आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गया, ट्रांसपोर्टेशन भी आ गया, वेयर हाउसिंग भी आ गया, ठीक है। तो ये सारे क्या है, क्रॉस फंक्शनल अप्रोचेज हैं। हाँ जी, managing the movement of raw material into an organization and movement of finished goods out of the organization towards the end consumer who are to be satisfied as efficiently as possible। हमने ये इंश्योर करना है कि मेरा एंड कंज्यूमर जो है वो फिर क्या है, सेटिस्फाइड है, ठीक है जी। उसके बाद देखो, इट इनकम्पासेस ऑल द मूवमेंट एंड स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस। फिर पहले तो रॉ मटेरियल से स्टार्ट होएगा, रॉ मटेरियल लेके आएंगे, फिर उसका इन्वेंट्री होएगा, उसके बाद फिनिश्ड गुड्स होएगा, फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। हाँ जी, पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या होएगा मेरा, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, और पॉइंट ऑफ कंजम्पशन क्या है, फाइनल कंज्यूमर। क्लियर। लास्ट में उन्होंने बोला हुआ है ऑर्गेनाइजेशंस आर फाइंडिंग दे मस्ट रिलाई ऑन द चेन टू सक्सेसफुली compete इन द ग्लोबल मार्केट। अगर हमने ग्लोबल मार्केट में compete करना है तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। यहाँ पे आप एग्जांपल लिख दोगे अमेजोन की, ठीक है। हाँ जी, अब देखो, अब इसमें हम आउटसोर्सिंग का भी कंसेप्ट पढ़ेंगे। अब इसमें हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस आएंगे, तो इसमें ये जरूरी नहीं है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कि हमें सारे फंक्शंस खुद ही करने हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम प्रोडक्शन आउटसोर्स कर देते हैं, कई बार हम डिस्ट्रीब्यूशन आउटसोर्स कर देते हैं। तो हम देखते हैं, चलो देखो उसका। Modern organizations are striving to focus on core competencies and reduce their ownership
of sources of raw materials and distribution channels. These functions can be outsourced to other business organizations that specialize in those activities and can perform in better and cost-effective manner. ठीक है, तो इन फंक्शंस को क्या करेंगे, हम दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को दे देंगे जो कि इन चीजों में स्पेशलाइज है। सपोज मैंने प्रोडक्ट बना लिया, अब मैं कहती हूँ मेरे पास ट्रक्स नहीं है, मैं ट्रांसपोर्टेशन का मतलब झंझट उठाना ही नहीं चाहती, ठीक है, तो मैंने एक एजेंसी हायर कर ली कि आप मेरा जो स्टॉक है उसकी मार्केटिंग करो, आप इसको बिकवाओ, ठीक है, तो मैंने अपना क्या करा, डिलीवरी को आउटसोर्स कर दिया। हाँ जी, लास्ट लाइन रीड कर दो। इन अ वे ऑर्गेनाइजेशन इन सप्लाई चेन डू टास्क अकॉर्डिंग टू देयर कोर कॉम्पिटेंसी। ये हमने कोर कॉम्पिटेंसी में भी पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन हमेशा क्या करेगी, जिसमें वो परफेक्ट है, जिसमें उनकी कोर कॉम्पिटेंसी वो फोकस करेंगे, हम वही काम करें, बाकी काम हम क्या करते हैं अपना आउटसोर्स कर देंगे। चलो, हाँ जी, अब कई बार 2 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन भी आ जाता है। अब तक आपको कोई फर्क दिखा लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, क्या फर्क है? ठीक है, और सब कुछ आ रहा है, ठीक, क्या डिफरेंस आ रहा है? ट्रांसपोर्टेशन का आता है। ठीक है, उसमें मेनली ट्रांसपोर्टेशन रहती है, इसमें हमारा प्रोडक्शन भी रहेगा और कस्टमर सर्विस भी रहेगी और प्लानिंग भी रहेगी, प्लानिंग ऑफ रॉ मटेरियल भी रहेगा। चलो रीड करो अब। इस लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सेम एज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन दो तरह से आता है, एक तो आपको ये क्वेश्चन दिया ही हुआ है और सेकंड आएगा आपको ये वाला कि इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक्सटेंशन ऑफ लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ जी, अब आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, आप पहले ये बताओगे। लॉजिस्टिक्स एक्टिविटीज इंक्लूड मैनेजमेंट ऑफ इनबाउंड एंड आउटबाउंड गुड्स, फिर ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड हैंडलिंग ऑफ मटेरियल फुलफिलमेंट। ये हमने वैल्यू चेन में देखा था, इनबाउंड और आउटबाउंड, कौन बता सकता है? रॉ मटेरियल लेके आना फैक्ट्री तक, आउटबाउंड प्रोडक्शन नहीं, कस्टमर से लेके वेयर हाउस तक, डिस्ट्रीब्यूटर जो है अपना। हाँ जी, ठीक है, उसके बाद क्या बोला इन्होंने, फिर यहाँ पे आ जाओगे। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंक्लूड्स मोर एस्पेक्ट्स अपार्ट फ्रॉम लॉजिस्टिक्स फंक्शन, इसमें ज्यादा एस्पेक्ट्स आ जाएंगे। क्या क्या आएगा इसमें? इट इज अ टूल ऑफ बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, हमने क्या करा है, अब बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करा है। बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन क्यों बोला इन्होंने? क्योंकि अब क्या हो गया, जो मेरी एक्टिविटीज हैं, मेरा रॉ मटेरियल कहाँ पड़ा है, या मुझे कितना रॉ मटेरियल अपने पास लेके आना है, कितनी मैंने प्रोडक्शन करनी है, वो सारा कुछ मेरे पास क्या होएगा, एक सिस्टम में दिखेगा, ठीक है, रियल टाइम मुझे अपडेशन मिलती रहेगी। तो दैट इज वाई इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन भी बोलते हैं इसको हम। तो इसमें हम बोलेंगे इन डिलीवरिंग द राइट प्रोडक्ट, वहां पे हमने क्या बोला था, अवेलेबिलिटी ऑफ राइट मटेरियल, वहां पे हमने रॉ मटेरियल की बात करी थी, यहाँ पे हमने किसकी बात करी है, प्रोडक्ट की बात करी है, एट द राइट प्लेस एंड एट द राइट प्राइस। तो इट रिड्यूसेस कॉस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड एनहेंसेस कस्टमर सर्विसेज, इससे मेरी कॉस्ट भी कम होगी और मैं क्या इंश्योर करूंगी, मेरी कस्टमर सर्विसेज बढ़ जाए। हाँ जी, चलो अभी आगे एक्टिविटीज पढ़ोगे फिर और क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट है मेरा इम्प्लीमेंटिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम फॉर इफेक्टिव स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। अब इससे होता क्या है, पहले तो उसको हम बोलते हैं कोलैबोरेटिव वर्क है ये मेरा। कोलैबोरेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मैंने किसके साथ कोलैबोरेशन करी है, मेरे सप्लायर के साथ, मेरे मैन्युफैक्चरर के साथ और मेरे कस्टमर के साथ। एक लाइन में आपको और लिखवाती हूँ इसमें, जो ऊपर आपका क्वेश्चन है ना, यहाँ पे नोट कर लो ऊपर, SCM लिख लो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का शॉर्ट फॉर्म हो गया SCM, includes use of information technology that allows companies to share and operate systems for order processing and transportation scheduling.
ठीक है जी, जैसे मैंने आपको अमेजोन की एग्जांपल दी, वो यहाँ पे रियल टाइम अपडेशन होती रहती है ना मेरा ऑर्डर। ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूलिंग कि ट्रांसपोर्ट में कहाँ कहाँ पे मेरा मटेरियल पहुंच गया है, ये इसमें लिख दोगे ना आप, इसी में लिख दोगे। हाँ जी, अब हम देखेंगे पहले एक्टिविटीज क्या क्या आते हैं इसमें। सबसे पहले है मेरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मीन क्या है कि प्रोडक्ट हमें कैसा बनाना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग, कस्टमर के अकॉर्डिंग मेरा प्रोडक्ट होना चाहिए। फिर प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, उसके बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग को देखना। फोर्थ पॉइंट उसकी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिफ्थ इज उसको क्या क्या हमने एक्टिविटीज आउटसोर्स करानी है। उसके बाद लास्ट में कस्टमर सर्विसेज, और फिर उसके बाद हम क्या इंश्योर करेंगे, मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती रहनी चाहिए। तो 7 पॉइंट्स हमारे सप्लाई चेन में है। चलो उसको रीड करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। Customers and suppliers must work together in product development process. आ गया ना, क्या बोला उन्होंने, कस्टमर और सप्लायर्स को प्रोडक्ट डेवलपमेंट में लेके आना है। ठीक है जी, चलो रीड कर दो। Right from the start, the partners will have knowledge of all involving all partners will help in shortening the time of launch. जैसे कुछ कंपनीज होती हैं जो प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन के अकॉर्डिंग बनाती हैं, ठीक है, वो कस्टमर को बुलाती हैं कि आपको क्या लगता है कि आपको प्रोडक्ट कैसा चाहिए, ठीक है, वहां पे आप इसी एग्जाम्पल लिख सकते हो। इसमें आप साइड में नोट कर लो कस्टमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो उसने क्या बोला, अगर हम अपने पार्टनर्स पार्टनर्स यानी कि ये दोनों कस्टमर्स और सप्लायर्स दोनों को ही एट द डिजाइन स्टेज पे ले आएंगे तो उससे मुझे क्या हेल्प मिलेगी, इन शॉर्टनिंग द टाइम ऑफ लॉन्च। प्रोडक्ट लॉन्च में मुझे इजी हो जाएगा क्योंकि मुझे सारी रिक्वायरमेंट्स पता है, मैंने सप्लायर को भी बता दी कि मुझे क्या चाहिए और मेरे कस्टमर ने मुझे बता दिया कि उसको क्या चाहिए। क्लियर, तो प्रोडक्ट्स आर डेवलप्ड एंड लॉन्च्ड इन शॉर्टर टाइम। तो प्रोडक्ट्स क्या है मेरे शॉर्टर टाइम में बन जाएंगे क्योंकि मुझे सब सोचने में दिमाग ही नहीं लगाना, मैंने सब रिक्वायरमेंट्स पूछ ली, उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रोडक्ट बना दिया। एंड हेल्प्स टू रिमेन competitive, और हम मार्केट में competitive भी रहेंगे। सेकंड इज प्रोक्योरमेंट। हाँ जी, प्रोक्योरमेंट में क्या क्या आया था, वैल्यू चेन में याद करो। सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, ठीक है, तो वही बोला उन्होंने। रिसोर्स प्लानिंग करनी है, कितने रिसोर्सेज चाहिए, और उसके बाद क्वालिटी कौन सी चाहिए। फिर सोर्सेज कहाँ से मुझे रॉ मटेरियल लेना है, ऑर्डर प्लेसमेंट होएगी, फिर इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन है, और फिर उसकी स्टोरेज है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट इज मैन्युफैक्चरिंग। अब क्या बोला उन्होंने, मैन्युफैक्चरिंग कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग। अब ये नहीं होना चाहिए कि इकट्ठा चलो स्टॉक 3 साल का इकट्ठा ही मंगा के रख लेते हैं, ठीक है, आराम से बेचेंगे, ये नहीं करना कभी भी। फ्लेक्सिबल क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है इन्वायरमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, तो हमें स्टॉक उतना ही बनाना चाहिए। जैसे हमने पढ़ते हैं JIT, जस्ट इन टाइम, सुना है किसी ने, ठीक है, तो वो क्या था कि उतनी ही इन्वेंट्री बनाओ जितनी आपको पता है ये बिक जाएगी, डिमांड के अकॉर्डिंग बनाओ इन्वेंट्री, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, इन प्लेस टू रिस्पॉन्ड टू द मार्केट चेंजेस। अगर कोई मार्केट में चेंज आता है, कोई फैशन चेंज होता है, या हम देखते हैं हर साल कलर्स बदल जाते हैं, कई बार पेस्टल्स कलर आ जाते हैं, कई बार बहुत डार्क आ जाते हैं, कई बार मीडियम, या फिर कई बार बहुत ही लाइट आ जाते हैं, और हमें लगता है भी अब तो चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कई बार फैब्रिक ही चेंज हो जाता है। अगर सिंपल वर्ड में देखिए, ये चीजें हम नोटिस करते हैं ना, ये चीजें तो ये चीजें क्या है मेरी मांग। अब ये तो है नहीं कि मैंने एक ही कलर का क्लोथ फैब्रिक निकाल दिया कि चलो ये तो चलते ही रहेगा 4 साल, तो ये चीज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं बोला कि ब्लैक का ट्रेंड है, तो ये नहीं कि हर टाइम ब्लैक ही चलता रहेगा, तो वो उससे क्या हो जाएगा, मेरा डेड स्टॉक रहेगा, तो ये चीज भी मैंने नहीं करनी है। तो उन्होंने क्या बोला, दे शुड बी अडेप्टिव टू अकोमोडेट कस्टमाइजेशन एंड चेंजेस इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। आप साइड पे नोट कर भी सकते हो, चाहे जैसे फैशन में चेंजेस आती रहती हैं, तो हमें 3 साल का स्टॉक इकट्ठा नहीं बनाना, हमने क्या करना है, उतना ही बनाना है जितना मेरी डिमांड है। EOQ भी पढ़ते हैं हम, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वो क्या था, ये एक ऑर्डर में मुझे कितने वो था रॉ मटेरियल, कि कितना रॉ मटेरियल हमने सारा ऑर्डर करना कब हमने ऑर्डर करना है, रीऑर्डर लेवल क्या होनी चाहिए। क्लियर हो रहे हैं यहाँ तक पॉइंट्स, ठीक है। हाँ जी, फिर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होएगा,
अब मैन्युफैक्चरिंग हो गई है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या था, पहले प्रोडक्ट की डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स। कस्टमर्स को कहाँ पे इंक्लूड करते हैं हम, एट द डिजाइन स्टेज। और मुझे उसकी क्या हेल्प होएगी, शॉर्टर प्रोडक्ट ड्यूरेशन में क्या क्या कर पाऊंगी मैं, लॉन्चिंग ऑफ प्रोडक्ट्स कर पाऊंगी। और सेकंड पॉइंट क्या है फिर मेरा, प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेट मींस रॉ मटेरियल को सोर्सिंग करना, उसमें फिर क्वालिटी बताना, फिर नेगोशिएशन, ऑर्डर प्लेसमेंट देखनी। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल कैसे, स्टॉक एक्यूमुलेट नहीं करना, और अडेप्टिव होना चाहिए टू द मार्केट चेंजेस एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ठीक है, दो चीजें लिख दोगे। अब देखो और क्या लिखोगे इसमें, जस्ट इन टाइम के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या पॉइंट है मेरा, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स, मतलब जो हमने हाँ, जो हमने गुड्स बना दिए अब हमने कहाँ पे भेजने हैं, टू द डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल में डालने हैं। फाइनल कस्टमर नहीं आया अभी, आ गया। हाँ, जैसे हमने वहां पे दे दिए। चलो रीड कर दो। Physical distribution. Delivery of final products to customers is the last position in the marketing channel. Availability of the products at the right place at the right time is important for each channel participant. Through physical distribution processes, serving the customer become an integral part of marketing. Thus, supply chain management links the marketing channel with customers. ठीक है जी, तो इसमें आप क्या बोलोगी, ये लीजिए। और अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट एट द राइट, हर चैनल पार्टिसिपेंट, हर पार्टिसिपेंट को प्रोडक्ट क्या है, राइट टाइम पे मिलना चाहिए। फिर आपका पॉइंट है आउटसोर्सिंग का। आपको मैंने पहले भी बताया था, जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है, चाइना में होती है। कौन करती है, नाम याद नहीं आ रहा, फॉक्सकॉन। ठीक है, तो आपने कई बार देखा होगा, या किसी भी प्रोडक्ट में कई बार कभी भी देखना, अब लेते हो कभी देखा आपने, मैन्युफैक्चर बाय अलग होता है और मार्केटेड बाय अलग होता है। ठीक है, तो इसका मीन क्या होता है, मतलब एप्पल प्रोडक्ट जो है उसका जो मार्केटिंग कर रहा है, प्रोडक्शन सिर्फ एक कंपनी है। हाँ, इसमें क्या होता है, हाँ उल्टा भी होता है कई बार, पर मोस्टली क्या होता है, चीजें जो मेन कंपनी होती है वो मार्केटेड पे वाई में आ रही होती है। ठीक है, और पर लेकिन प्रोडक्शन कहीं से और होती है। तो कई बार ध्यान से देखना, मैंने मेडिसिन के केस में भी होता है, कई बार मैन्युफैक्चरिंग कहीं और से हो रही है और मार्केट जो होती है, नाम सपोज किसी और कंपनी का होता है, जो रिनाउंड कंपनी होती है उनका नाम मैन्युफैक्चर मार्केटिंग में होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है इसमें, प्रोडक्शन को क्या कर देते हैं, अपने को आउटसोर्स कर देते हैं। अब वो उनका फोकस कहाँ पे रह गया, सिर्फ मार्केटिंग में। उनको पता है पैसा कहाँ से बनना है, मेन मार्जिन कहाँ है, जो प्रोडक्ट बेचेगा, जिसका नाम चलेगा। चलो जी। Outsourcing is not limited to the procurement of materials and components, but also includes outsourcing of services that traditionally have been provided within the organization. The company will be able to focus on those activities where it has competency and everything else will be outsourced. ठीक है, तो जिसकी में उसकी कॉम्पिटेंसी है वो उसी में ही फोकस करेंगे। हाँ जी, फिर क्या आ गया अपना, कस्टमर सर्विसेज। इसमें तो लिख ही लोगे आप अपने आप से। चलो रीड कर दो। Organizations to interfaces with the company's production and distribution operations develop customer relationships so as to satisfy them. They work with customer to determine mutually satisfying goals, establish and maintain relationships. अब जैसे कई बार क्या आता है, आपने प्रोडक्ट वो डिलीवर कर देते हैं, आपको रेटिंग पूछते हैं ना कि आपको कितनी सेटिस्फाइड हो। हर एप्लीकेशन में आती है ना, आपसे रेटिंग्स पूछते हैं। वो रेटिंग्स क्यों पूछते हैं, वो आपकी कस्टमर सर्विस के लिए पूछते हैं कि आपको कैसा लगा हमारा एक्सपीरियंस। ठीक है, वो चीजें होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अपने गोल्स को वो और रिलेशनशिप्स को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, ताकि हम उनको फीडबैक दे सके। एग्जाम्पल साइड पे नोट भी कर लो, फीडबैक। हाँ जी, लास्ट पॉइंट है हमारा इम्प्रूव परफॉर्मेंस। An uninterrupted supply chain can contribute significantly to improving the overall performance of the organization by building a strong relationship between the supplier, customer, and organization. Performance is measured by different parameters such as cost, customer service, productivity, and quality, and supplier
involvement and capabilities can help in building long-lasting customer relationships. ठीक है, तो लॉन्ग लास्टिंग कैसे होएगा? जब हम उनका कस्टमर सर्विस का ध्यान रखेंगे, प्रोडक्टिविटी अपनी क्वालिटी का ध्यान रखेंगे। अगर इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो हम क्या चाहेंगे? लॉन्ग लास्टिंग। अगर आप एक बार अमेजोन के कस्टमर हो गए तो वो बार बार आपको मैसेज डालने जाएंगे कि आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट डाल दे जी, ठीक है, आपके लिए फ्री डिलीवरी कर दी, ठीक है, आप हमारी मेंबरशिप लो, तो बार बार आपको क्या करेंगे? वो ट्राई करेंगे आपके साथ, कस्टमर मेंटेन करके रखेंगे आपको कि अभी आप ऐप डिलीट मत करना, एक बार इंस्टॉल कर ली तो अब डिलीट नहीं होनी चाहिए। होता है ना ऐसा? बहुत तंग होता है। जोमेटो वाले भी होता है ना, 12 बजे मैसेज डाल देते हैं कि लंच लंच का टाइम हो गया, फिर इवनिंग का टाइम हो गया, 4 बजे भी मैसेज डाल देते हैं, आती है ना नोटिफिकेशंस। अगर जो भी ईटिंग एप्स होते हैं, तो वो सारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट है। कस्टमर को जोड़ के रखना, जब भी सप्लाई चेन याद करो, दिमाग में रखना, कस्टमर को अपने साथ लिंक करके रखना हमेशा। चलो एक बार आप इसको देख लो, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, हमारे चैप्टर की लास्ट स्ट्रैटेजी है ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी, जो हम मैनेजमेंट की बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं, +2 में पढ़ा ना, वो सारा इसमें अप्लाई हो जाएगा। स्टाफिंग पढ़ते थे ना, क्या करते थे स्टाफिंग में? क्या क्या एक्टिविटीज आती थी? Recruitment, selection, इंटरव्यू और ट्रेनिंग करते थे, और क्या करते थे? orientation, और सैलरी नहीं देते उनको कुछ, ठीक है, और रिवॉर्ड्स भी देते हैं, ठीक है, और डांटते भी हैं, वो भी आता है उसमें, निकाल भी देते हैं, ठीक है। ठीक है जी, चलो आओ, तो वो कौन होते हैं? हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स। स्टाफिंग कौन करता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स। चलो रीड करो। Strategic responsibilities of the human resource manager include assessing the staffing needs and the cost of alternative strategies proposed during strategy formulation and developing a staffing plan for effectively implementing strategies. क्लियर हो गया जी? क्या करेंगे वो? स्टाफिंग नीड्स मतलब हमें कितने ज्यादा एम्प्लॉयज भी चाहिए, या फिर अगर कम चाहिए। अब क्या हम कह रहे हैं, अभी ले ऑफ चल रहे हैं, ले ऑफ का मीन क्या है? अब रिट्रेंचमेंट हो रही है, ठीक है, रिट्रेंचमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, हाँ जी। तो यहाँ पे वो क्यों चल रही है? वो कह रहे हैं हमें इतनी स्टाफ की जरूरत ही नहीं है, कॉस्ट कटिंग के लिए बेसिकली, ठीक है, कंपनी की कॉस्ट कटिंग के लिए। तो ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजीज क्या बन सकती हैं? और फिर स्टाफिंग प्लान बनाने के लिए, तो प्लान में क्या क्या आएगा? अ प्लान ऑल्सो इंक्लूड हाउ टू मोटिवेट मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज, कि हमने उनको प्रॉपरली मोटिवेट कैसे करना है। चलो लिंक कर दो, रीड कर दो आगे। The Human Resource Department must develop performance incentives that clearly link performance and pay to strategies. ठीक है, और फिर उनको क्या देने हैं? हमने इंसेंटिव्स देने हैं। The process of empowering managers and employees through their involvement in strategic management activities yields the greatest benefits when all organizational members understand clearly how they will benefit personally if the firm does well. ठीक है, अब हम देखते थे ना कि उसमें स्टाफिंग में हमने पढ़ा था कि मोटिवेशन के लिए क्या करना चाहिए, कि जो गोल्स हैं मैनेजर्स के, किसके साथ लिंक कर देते हैं उनको? ये हमने पढ़ा था, पर्सनल गोल्स को किसका लिंक कर देते हैं हम? उनके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ। उसका मीनिंग क्या होता था? कि उनको विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन ही जैसे कि एनहांसमेंट देना और क्या बोलते हैं हाँ, उनको हम क्या करते थे कि अगर आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करोगे तो हम आपको क्या करेंगे? रिवॉर्ड्स भी ज्यादा देंगे।
जैसे कमीशन होते हैं सेल पे, इंसेंटिव्स देने, वो चीजें होती थी। तो देखो अब हम देखेंगे हमें एचआर मैनेजमेंट की जरूरत क्या होती है। 3 पॉइंट्स हैं जिनसे हमें प्रॉब्लम आती है। देखो फर्स्ट है मेरा डिस्ट्रप्शन ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एचआर नहीं, मैनेजर नहीं है, कोई भी कंट्रोल करने वाला नहीं है, तो क्या एम्प्लॉयज क्या आपको लगता है ठीक चलते रहेंगे? ऊपर हेड चाहिए, क्यों चाहिए? क्या सुपरवाइज कर सके, किस तरीके से काम करना है, ठीक है। मैनेजर्स को भी कोई बोल सके कि आप एम्प्लॉय साथ गलत कर रहे हो, ठीक है। अगर एम्प्लॉय ज्यादा घूम फिर रहे हैं, उनको भी कोई समझा सके, ठीक है। तो हाँ जी, देखते हैं फिर आगे। डिसरप्शन ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है? चलो रीड कर दो एक बारी। Strategy implementation poses a threat to many managers and employees in an organization. New power and status relationships are anticipated and realized. New formal and informal groups' values, beliefs, and priorities may be largely unknown. Managers and employees may become engaged in the resistance behavior of their roles, prerogatives. प्रेरोगेटिव, प्रिविलेजेस मीन्स प्रिविलेजेस जो है, मेन आप इसमें ये लिख दोगे कि कई बार क्या होता है मैनेजर्स और एम्प्लॉयज में क्या आ जाती है, आपस में रेजिस्टेंस आ जाती है, वो एक दूसरे से बात नहीं करते। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्योंकि उनमें आ जाता है कि मैं क्यों बात करूं, ठीक है। मैनेजर कहते हैं मुझे क्या है, एम्प्लॉय आके खुद पूछे, ठीक है। एम्प्लॉय कहते हैं मुझे भी क्या है, ऑर्डर आ जाएंगे तो मैं कर दूंगा काम, मैंने तो अपनी सैलरी लेनी है, ठीक है। तो इनमें क्या आ जाती है, रेजिस्टेंस आ जाती है। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर जो है वो खराब हो जाता है। हाँ जी, फिर क्या है, नेक्स्ट इज फेलियर टू मैच इंडिविजुअल एप्टीट्यूड विद इम्प्लीमेंटेशन टास्क। अब सपोज एम्प्लॉय है, ठीक है, एमबीए उन्होंने करी हुई है, ठीक है। अब उनको मैनेजर ने इतना सिंपल सा काम दे दिया, सपोज स्टेपलर का काम दे दिया कि आपने ये करना है ठीक है, या फिर प्रिंटिंग पे लगा दिया सपोज। तो वो क्या बोलेंगे कि हमने एमबीए इसलिए करा था, इतनी पढ़ाई हमने इसीलिए करी थी कि हम ये काम करें। तो वो चीज है कि जो इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी है उनको उसके अकॉर्डिंग ही हम काम दे दें, ताकि उनमें प्रॉपर क्या रहे, मोटिवेशन रहे काम करने की। हाँ जी, रीड कर दो। A concern in matching managers with strategies that jobs have specific and relatively static responsibilities, although people are dynamic in their personal development. Commonly used methods that match managers with strategies to be implemented include transferring managers, developing leadership workshops. तो इस सिचुएशन को कोप अप करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको ट्रांसफर कर दो किसी और में, या फिर लीडरशिप वर्कशॉप दे दो, क्लियर करियर डेवलपमेंट एक्टिविटीज में दे दो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जॉब जो है उनकी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, पर लोगों की क्या रहती है, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, आपका ये वाला पॉइंट। और क्या प्रॉब्लम है, इनएडिक्वेट टॉप मैनेजमेंट। अब टॉप मैनेजमेंट क्या है, एक बार तो बोल देते हैं कि ठीक है हम करेंगे अपने एम्प्लॉयज के लिए, ये प्रोग्राम्स भी करेंगे वो करेंगे, पर लास्ट में क्या होता है, जब खर्चा होता है तो फिर मुकर जाते हैं कि रहने दो हम नहीं कर रहे, ठीक है। तो वो क्या, उसको हम क्या बोलते हैं, इनएडिक्वेट टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट। चलो रीड कर दो। Inadequate support from strategists for implementation activities often undermines organizational success. तो उसकी वजह से क्या होता है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाती। Chief executive officers, small business owners, and government agency heads must be personally committed to strategy implementation. हाँ जी, तो जो भी सीईओज हैं वो क्या होने चाहिए, पर्सनली कमिटेड होनी चाहिए टू द स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। अब हमने क्या देखा स्टार्टिंग में, वो क्या करते हैं सीईओ, फॉर्मुलेशन तो कर देते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में अपना काम भूल जाते हैं, ठीक है, कि हमने एक बार बना दिया अब काम तुम करो। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी फॉर्मुलेशन होती है वो इम्प्लीमेंटेशन के साथ कनेक्टेड रहती है। तो सीईओ को हमेशा इम्प्लीमेंटेशन टास्क में भी इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है जी। बस बहुत है। अब आगे आ जाओ, रोल ऑफ एचआर मैनेजमेंट। यहाँ पे वही आपके 4 पॉइंट्स हैं जो स्टार्टिंग में पढ़ते थे, रीड कर लो एक बार। ये पॉइंट्स। Recruitment and selection, the workforce will be more competent if a firm can successfully identify, attract, and select the most competent applicant. हाँ जी, तो रिक्रूटमेंट कैसी होनी चाहिए, जैसी मुझे नीडेड है, ठीक है।
तो वर्कफोर्स कैसे अट्रैक्ट करनी है हमने? मोस्ट कॉम्पिटेंट एप्लीकेंट जो मेरी जॉब के लिए फिट है, वो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। हाँ जी, ट्रेनिंग, फिर ट्रेनिंग करानी जरूरी है। अब उनको जो सपोज हमारे पास सीएस हायर करे हमारी कंपनी ने, ठीक है, अब उन्होंने 10 साल हो गए उनको सीए करे, अब अपडेशन आ रही हैं। अब ये तो नहीं कि उनको बोलेंगे जो पढ़ लो जाके अपना अपना, और उनके लिए क्या करेंगे, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूर देंगे कि आपको जो नई अपडेशन आई है उसके बारे में अब अवेयरनेस कराने के लिए, तो दैट इज ट्रेनिंग। तो वर्कफोर्स कब कॉम्पिटेंट होगी? हमने यहाँ पे मेन काम क्या करना है, अपनी वर्कफोर्स को कॉम्पिटेंट करना है, क्योंकि जितना हम अच्छा वर्कफोर्स को सिखा देंगे उतना ही मेरी कंपनी क्या होएगी, ग्रो होएगी, उतना ही मेरी कंपनी कम कॉस्ट में मेरा काम करके देगी। ठीक है, तो इफ एम्प्लॉयज आर वेल ट्रेन्ड। हाँ जी, और फिर थर्ड पॉइंट क्या है मेरा, अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस। अप्रेजल मीन्स ये नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो वो भी बताना है, तो दोनों कमियां भी बतानी है और अच्छाइयां भी बतानी है। हाँ जी, देखो, टू आइडेंटिफाई एनी परफॉर्मेंस डेफिशिएंसी, जो भी कोई डेफिशिएंसी है एक्सपीरियंस्ड बाय एम्प्लॉय ड्यू टू लैक ऑफ कॉम्पिटेंस। कर दो नोट। हम्म। Such deficiencies, once identified, can often be solved through counseling, coaching, and training. तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिफाई एनी परफॉर्मेंस डेफिशिएंसी। लास्ट पॉइंट इज कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन देखो, A firm can usually increase the competency of its workforce by offering pay and benefit packages that are more attractive than those of their competitors. क्यों? ताकि हमें वो छोड़ के ना चले जाएं, ठीक है, सेपरेशन रेट हमारा ज्यादा ना हो, जो मेरी इंप्लॉइज है वो मेरी कंपनी में टिके रहें, क्योंकि अब मैंने उनपे पहले तो मैंने सैलरी दी, फिर उसको ट्रेनिंग प्रोग्राम से मैंने खर्चा करा, अब वो कह रहे हैं नहीं हम दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, तो उनको रिटेन करने के लिए हमें उनको अट्रैक्टिव पैकेज भी देने पड़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है बहुत बारी, सिंपल सा क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है, फिर और आपको पता भी नहीं चलेगा भी ये आया है। रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ये क्वेश्चन ऐसा है, मोस्टली बच्चों को ये नहीं पता चलता कि ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कितना सिंपल है। हाँ जी, कर लिए पॉइंट्स। सुनो, रिक्रूटमेंट कैसी होनी चाहिए, रिक्रूटमेंट कैसी होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद ट्रेनिंग करानी है। ट्रेनिंग क्यों करानी है? टू मेक द वर्कफोर्स मोर कॉम्पिटेंट। ठीक है, उसके बाद अप्रेजल किस लिए, जो उनकी कमियां हैं वो बतानी है। लास्ट में कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन कैसे देनी पड़ेगी, अट्रैक्टिव कॉम्पनसेशन देन दैट ऑफ द कंपैटिटर्स। ठीक है जी, चलो अब देखो स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब स्ट्रैटेजिक क्यों बोलते हैं इसको, अब तक हम ह्यूमन रिसोर्स पढ़ रहे थे, ठीक है, अब स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स पढ़ेंगे। चलो पहले रीड करो, The human resource strategy of खुद बताओ चलो, क्यों स्ट्रैटेजिक बोलते हैं, एचआर को स्ट्रैटेजिक के साथ क्यों, क्या मतलब हुआ? ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो खुद कर पाएंगे। हाँ, इसका मतलब है कि हम ह्यूमन रिसोर्स को कहाँ जोड़ दें, अपने स्ट्रैटेजिक गोल्स के साथ जोड़ देते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। चलो करो रीड। The human resource strategy of a business should reflect and support the corporate strategy. An effective human resource strategy includes the way in which the organization plans to develop its employees and provide them suitable opportunities and better working conditions so that their optimal contribution is ensured. This implies selecting the best available personnel, ensuring a fit between the employee and the job, and retaining, motivating, and empowering employees
to perform well in direction of corporate objectives. तो यही एक्टिविटीज हमारी ह्यूमन रिसोर्स में रहती हैं। अब देखो स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स में क्या होएगा, रीड करो। स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बी डिफाइंड एज लिंकिंग ऑफ एचआर विद स्ट्रैटेजिक गोल्स। जब हम एचआर मैनेजमेंट को अपने स्ट्रैटेजिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स से लिंक करते हैं टू इम्प्रूव अवर बिजनेस परफॉर्मेंस एंड डेवलप ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना और अपने कल्चर को इम्प्रूव करना, दैट फॉस्टर, जिससे क्या आएगी, इनोवेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ जी, कैसे आएगी बताओ। अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को इम्प्रूव करते हैं, उससे कहते हैं इनोवेशन आएगी। किसी ने ये सुना है गूगल का, मतलब चलो अब तो कोरोना के बाद तो बहुत कंपनीज का फ्लेक्सिबल हो गया, पहले किसी ने सुना हो गूगल का वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है? स्लाइड्स वगैरह भी हैं, स्लाइड्स भी हैं, और क्या क्या था, स्लीपिंग बेड्स भी हैं, और घर वाली बात है। घर वाली बात है मेन। हमेशा हम सुनते आ रहे हैं वहां पे घर वाली बात है। वो क्यों देते हैं? वो कहते हैं हमारे एम्प्लॉयज को हम चाहते हैं रिलैक्स्ड रहें, ताकि ये सोच पाए, तभी वो क्या बनेंगे, इनोवेटिव बनेंगे, तभी कुछ नई चीज लेके आएंगे वो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अपने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को क्या करो तुम, चेंज करो, उसको अच्छा बनाओ, ताकि एम्प्लॉय से क्या निकाल सको तुम, इनोवेशन निकाल सको। अब इस लाइन को दोबारा रीड करो अपने अपने, चाहे एग्जाम्पल में लिख लो गूगल का वर्किंग एनवायरनमेंट, घर जैसा माहौल। नेटफ्लिक्स ऑफिस में भी बहुत। हाँ, वो भी लिख सकते हो आप। मतलब ऐसा कल्चर बनाओ कि एम्प्लॉयज को मजा आए ऑफिस जाने में, बोले घर पे क्या है, हम ऑफिस में जाके बैठेंगे। ठीक है, हाँ जी, चलो रीड कर लो। The success of an organization depends on its human resources. ठीक है, क्लियर है, ये तो मानते हो। जो भी हमने सिस्टम, फाइनेंसिंग करानी है, प्रोडक्शन करानी है, मार्केटिंग करानी है, अल्टीमेटली करेगा कौन? लोग ही करेंगे। ठीक है, हाँ जी। This means how they are acquired, developed, motivated, and retained plays an important role in organizational success. This presupposes an integrated approach towards human resource functions and overall business functions of an organization. हाँ जी, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड क्यों है? क्योंकि एचआर ने ही सारे बिजनेस फंक्शंस करने हैं, दैट इज वाई इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। हाँ जी, इसको रीड कर दो। The human resource management practices of an organization may be an important source of competitive advantage. हाँ जी, अब कहता ह्यूमन रिसोर्स से हम क्या निकाल सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम एचआर को अच्छे से मैनेज करेंगे तो मुझे क्या मिल सकती है, मेरी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकती है। उसके लिए पर मुझे करना क्या होगा, कई बार क्वेश्चन में ये पूछ लेगा कि हाउ हाउ ह्यूमन रिसोर्स विल ब्रिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। देखो तो क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, ये 3 चीजें करनी पड़ेंगी। इसमें मेरे पास आएगी पहली प्री सिलेक्शन प्रैक्टिस, सेकंड आएगी सिलेक्शन प्रैक्टिस, थर्ड आएगी पोस्ट सिलेक्शन प्रैक्टिस। मतलब एक तो सिलेक्शन से पहले मुझे क्या करना चाहिए, फिर जब सिलेक्शन के टाइम, और लास्ट में जब सिलेक्ट हो गए हैं तब क्या क्या करना है। देखो प्री सिलेक्शन में हम क्या करेंगे, एचआर प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस, कि कितनी, पहले तो ह्यूमन रिसोर्स कौन कैसे लोग चाहिए मुझे, ठीक है, क्या डिग्री, क्या क्वालिफिकेशन, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, और फिर अपनी मेरी जॉब एनालिसिस क्या है, जॉब कैसी है मेरी, उसके अकॉर्डिंगली कौन से एम्प्लॉय जो है मेरे पास फिट बैठेंगे। सेकंड सिलेक्शन प्रैक्टिसेस में हम क्या करेंगे, उनके लिए हम सिलेक्शन पॉलिसीज को सेट करेंगे, क्या प्रोसीजर मेरा सेट करें, कितना सपोज कितने इयर्स का मुझे चाहिए कि एक्सपीरियंस एम्प्लॉय के पास हो, क्या क्या एबिलिटीज उनके पास हो। और लास्ट में पोस्ट में क्या आएगा मेरा, उनके परफॉर्मेंस लेवल्स को मैं क्या करूं, अगर इंप्रूव करूं और मेंटेन करूं, तो मुझे इन चीजों से क्या मिल सकती है, मुझे एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकती है। ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में। क्लियर है जी? चलो हमारे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन रह गया।
अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्ट्रैटेजिक रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। अब उसका स्ट्रैटेजिक रोल क्या है, लॉन्ग टर्म रोल क्या है एचआर मैनेजर का। शॉर्ट टर्म रोल तो हमने पढ़ ली, रिक्रूटमेंट कर दी, ट्रेनिंग्स करा दी, कॉम्पनसेशन दे दी, अप्रेजल कर दिया, ठीक है, ये सब उन्होंने कर दिया, पॉलिसीज बना ली। अब स्ट्रैटेजिक लॉन्ग टर्म रोल क्या है उनका ह्यूमंस में, देखो। फर्स्ट है प्रोवाइडिंग पर्पसफुल डायरेक्शन, अपने एम्प्लॉयज को एक डायरेक्शन देना कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों आए हैं और उन्हें क्या मिलेगा, पहली बात तो। फिर है उनकी कोर कॉम्पिटेंसी बनाना, उनको मोटिवेट करना कि तुम अपने में कोई ना कोई कोर कॉम्पिटेंसी बनाओ। पहले हमने क्या पढ़ी थी, ऑर्गेनाइजेशन की कोर कॉम्पिटेंसी, अब हम क्या देखेंगे, इंप्लॉयज को मोटिवेट करेंगे कि तुम अपने ऐसे कोई कोर कॉम्पिटेंसी बनाओ जिससे क्या हो, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिले। फिर हम क्या इंश्योर करेंगे, फैसिलिटेशन ऑफ चेंज। अगर कुछ चेंज आता है, सपोज जैसे हमने मेन चेंज तो ये देखा कि कंप्यूटर्स में चेंज आ गया, ठीक है, वर्किंग में चेंज आ गया, तो लोगों को मोटिवेट करना। फिर वर्क फोर्स डाइवर्सिटी, व्हाट इज वर्क फोर्स डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी क्या होती है, अलग अलग टाइप के लोग। अब ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हर टाइप के लोग आएंगे, ठीक है, हर रिलीजन से लोग आएंगे, उनको कैसे मेंटेन करना है, मेन तो उनके आपस में तो झगड़े ही होते रहे, क्योंकि रिलीजन भी तो हमारे ऐसे देश में बहुत लड़ाई रहती हैं, ठीक है, तो उनको आपस में कैसे मेंटेन करना है। और उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज की एम्पावरमेंट करनी, मोटिवेट करना उनको। और उसके बाद एथिक्स और कल्चर की डेवलपमेंट करनी। चलो देखो, देखो Providing purposeful direction. The human resource manager must be able to lead people and the organization towards the desired direction, involving people right from the beginning. ठीक है जी, लोगों को क्या करना है, हमने एक डायरेक्ट डिजायर डायरेक्शन में कि अच्छा आपका गोल ये है, जैसे आपको हमने फर्स्ट डे बोल दिया कि आपका गोल क्या है, ठीक है, आपने इंटर पास भी करनी है, अच्छे नंबर से पास करनी है, तो हमने उनको गोल बता दिया अपना। चलो नेक्स्ट देखो, अब कोर कॉम्पिटेंसी बनाना, रीड कर दो। The human resource manager has a great role to play in developing core competencies by the firm. A core competence is a unique strength of an organization which may not be shared by others. This may be in the form of human resources, marketing capability, or technological capability. If the business is organized on the basis of core competency, it is likely to generate competitive advantage. ठीक है जी, तो हमें क्या करना है, कोर कॉम्पिटेंसी में, तो कोर कॉम्पिटेंसी वही चीजें आ गई, मार्केटिंग में ले आओ चाहे टेक्नोलॉजी में ले आओ, ठीक है, उससे क्या मिलेगी, मेरी कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलेगी। आगे जो, इसके लिए मुझे क्या होना चाहिए, एचआर मेरी क्रिएटिव बनाओ, करेजियस बनाओ और डायनेमिक बनाओ। चलो, Creating competitive advantage. Creating and maintaining a competitive advantage in the globalized market is the object of an organization. Any organization. There are two important ways of a business can achieve a competitive advantage over the others. The first is cost leadership, which means the firm aims to become a low cost leader in the industry. The second competitive strategy is differentiation, under which the firm seeks to be unique in the industry in terms of dimensions that are highly valued by the customers. Putting these strategies into effect carries a heavy premium on having a highly committed and जो भी competent तुम स्ट्रैटेजी सोच रहे हो वो तुमने कहाँ पे देनी है, अपने एचआर से निकालनी, अपनी इंप्लॉयज को बतानी है, उनकी कमिटमेंट चाहिए उस स्ट्रैटेजी में, ठीक है। अगर डिफरेंशिएशन तुमने अडॉप्ट करी है तो तुम्हें इंप्लॉयज में क्या लेके आनी पड़ेगी, इनोवेशन लेके आनी पड़ेगी, ठीक है। अगर लो कॉस्ट मान लो तो क्या चाहिए उनमें, हमें एफिशिएंसी बहुत चाहिए, ठीक है। हाँ जी, फिर फैसिलिटेशन ऑफ चेंज। The human resource manager will be more concerned with substance rather than form, accomplishments rather than activities, and practice rather than theory. The HR function will be responsible for furthering the organization, not just maintaining it. Human resource manager will have to devote more time to promote changes than to maintain the status. हाँ जी, तो वो क्या कर, ये नहीं होना चाहिए कि जैसे चल रही है वैसे चल रही है, ठीक है, हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, ठीक है जी। चलो, Managing workforce diversity. In modern organizations, management of diverse workforce is a great challenge. Workforce diversity can be observed in terms of male and female workers, young and old workers, educated and uneducated workers, unskilled and professional employees, etc.
Moreover, many organizations also have people of different castes, religious and nationalities. The workforce in future will compromise more of educated and well-aware workers. They will ask for higher degree of participation and awareness. तो इन अगर डिफरेंट वर्कफोर्स है तो वहां पे हमेशा फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं काम आएंगे, कई बार आपको नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव थोड़ी मोटिवेशन करके या फिर किसी और तरीके से भी हमें उनको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, फिर है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट मतलब क्या होता है? एम्पावर, इनकरेज करना, कैसे करना? बढ़ावा देना, पावर देना। एम्पावर मतलब पावर देना, डेलीगेट करना अपनी power. डेलीगेट करना, डेलीगेट भी बोल सकते हैं। पावर देंगे तो अपनी डेलीगेट ही करेंगे। चलो रीड करो। Empowerment means authorizing every member of an organization to take up his or her own destiny, realizing his or her full potential. हाँ जी, तो उनको हम क्या बोलेंगे? आपने अपनी किस्मत खुद लिखनी है। It involves giving more power to those who at present have little control in what they do and little ability to influence the decisions being made around them. ये आगे हमारा डेलीगेशन, ठीक है, ये हमारा डेलीगेशन पार्ट आ गया। Development of work ethics and culture. Greater efforts will be needed to achieve cohesiveness because employees will have transient commitment to groups. As changing work ethics requires increasing emphasis on कोहेसिवनेस मतलब लीडर टू अचीव कोहेसिवनेस, इकट्ठा करना, ग्रुप में लेके आना, सबको इकट्ठे करना। चलो चलो। As changing work ethic requires increasing emphasis on individuals, job will have to be redesigned to provide challenge. Flexible starting and quitting times for employees may be necessary. Focus will वही हो गया ना, एम्प्लॉय का जब मन करे आए, जब हमारा चाहे रात को आए, जब मर्जी, जब उनका काम करने का मन है, ये ऑर्गेनाइजेशन हमेशा खुली रहनी चाहिए, ठीक है। जब एम्प्लॉयज का मन है वो आए और काम करें, ठीक है जी। फोकस इज शिफ्ट फ्रॉम एक्सट्रिंसिक टू इंट्रिंसिक मोटिवेशन। हाँ जी, क्या होता है, सुना किसी ने? एक्सटर्नल तो ठीक है, पर कैसे होती, कैसी है ये? एक्सटर्नल तो होती है कि दूसरों को देख के मिलती है। हाँ हाँ ठीक है, बोलो। इंटरनल जो अपने आप खुद ही कुछ ज्यादा मोटिवेटेड फील खुद कैसे मिलेगी? खुद मतलब होता है ना, पढ़ा तो है यार। हाँ जी, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब होता है कि हम उनको बोले कि आप काम करो, हम आपको रिवॉर्ड्स देंगे, ठीक है। ये तो ये मोटिवेशन होती है। इंट्रिंसिक होता है कि चलो हम आपको कुछ पेमेंट नहीं कर रहे, सपोज ऑर्गेनाइजेशन में कोई गेम्स रख दी, कोई कॉन्टेस्ट रख दिया, उसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करेंगे, आपकी खुशी के लिए हमने करा, ठीक है। उससे क्या होगा, एम्प्लॉइज को ये होगा कि काम से हटके हमने कुछ करा। वो चीज होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो उनको अपने लिए मिलती है, ना कि पैसे से। हम कहते हैं ना, हर खुशी पैसे से नहीं मिलती, दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो आप लिख सकते हैं एक्सट्रिंसिक इज रिलेटेड टू द मनी या फिर रिवॉर्ड्स। रीड कर दो सर। A vibrant work culture will have to be developed in the organizations to create an atmosphere of trust among the employees and to encourage creative ideas by them. हाँ जी, और उनसे हम बोलेंगे आप अपने आइडियाज को शेयर करो, अपने पास आइडियाज मत रखो, हमारे साथ बांटो। क्लियर? दैट्स ऑल। अब आप एक बार देख लो जो जो हमने पढ़ा, उसके बाद आपका टेस्ट होएगा। जो ऑनलाइन वाले हैं वो घर पे टेस्ट दे सकते हैं। अभी तो 2:30 तक है, 15 मिनट्स में लिख दोगे, जल्दी लिख दो। नोटबुक्स बंद करो और लिख दो बस।